हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर की इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन है, जिसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। जब आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से शॉर्ट और लॉन्ग दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और उपभोक्ता संतुलन इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि बीपीएससी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो और यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैं ये टॉपिक को लिया हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं की पॉइंट बनाया हूँ। इसी की पॉइंट के आधार पे अभी हम सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें दो तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है। फर्स्ट ग्राफ हमारा ये है और सेकंड ग्राफ जो है हमारा ये है। इन दोनों ग्राफों को देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर है और माइक्रो और मैक्रो के कुछ टॉपिक्स में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेहनत इन सेंस में कि जो भी मैं चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। मतलब एक भी चैप्टर बीच में स्किप नहीं होना चाहिए। पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। वीडियो में तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता ही हूँ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है कि जब तक आप बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगा। एक बार वीडियो देखने से 60-70% चीज़ें समझ में आ जाएगी, वो भी तब जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखेंगे। लेकिन आपको 100% चीज़ें समझने के लिए आपको पीडीएफ भी पढ़ना चाहिए और प्लस में वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं 8539861302। इस पेड ग्रुप में ऐड होने से आपको 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ इस टॉपिक का आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, कि अगर आपको केवल याद करके एग्जामिनेशन हॉल में उसको लिखना है, उसमें किसी भी तरीके से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ को मैं लिखा हूँ जिस तरीके से आप लिख देंगे, आपको डेफिनेटली अप्रॉक्स 70% मार्क्स ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और आप ये नहीं समझिएगा कि मैं पीडीएफ इस तरीके से देता हूँ जिस तरीके से अभी हमारा वीडियो में टॉपिक लिखा हुआ है। ये तो मैं केवल एक्सप्लेन करने की दृष्टि से मैं लिखा हूँ। ठीक है, पीडीएफ में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ रहता है। आपके नोट्स में, आपके नोट्स में बिल्कुल फुल कंटेंट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मेरे द्वारा अब वीकली टेस्ट लिया जा रहा है। वीकली टेस्ट में मैं जितना भी सप्ताह में जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टॉपिक में उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है उसकी, तो मैं उसका टेस्ट में ले लेता हूँ, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आगे आने वाले टॉपिक समझ में आएगा। इसलिए मैं वीकली टेस्ट लेता हूँ। एग्ज़ामिनेशन बीपीएससी का प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन के ख़त्म होने के बाद 6 लॉन्ग टेस्ट लिया जाएगा। इस 6 लॉन्ग टेस्ट में आपको 72 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा और 72 लॉन्ग क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे। और आपको तो लिखना 6 ही क्वेश्चन है ना, आपको तो बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में 6 क्वेश्चन लिखना है 12 क्वेश्चन में। तो डेफिनेटली है आपका जो क्वेश्चन है सभी टेस्ट वाले ही क्वेश्चन से टच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि टच कर जाएगा वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, तब तक आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिख नहीं पाएंगे। और चीज़ों को समझने के लिए आपको बार बार मेरे द्वारा दिए गए पीडीएफ को और प्लस में मेरे द्वारा समझाए गए वीडियो को एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, और उसके बाद टेस्ट देना चाहिए, वीकली टेस्ट। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ये की पॉइंट है और इस की पॉइंट के आधार पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ऐसा ही नोट्स मिलता है, नोट्स में बिल्कुल फुल लिखा हुआ रहता है। इसके मीनिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है। ठीक है, देखिए, कोई भी कंज्यूमर जो है, कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तभी आ सकता है, ये जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है तभी आ सकता है जब वो अपनी इनकम से, यानी जब वो अपनी आय को दो वस्तुओं, दो वस्तु एक्स और दो वाई वस्तु पर इस तरीके से पैसा खर्च करे कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, वो मैक्सिमम हो। तब कहा जा सकता है कि वो जो उपभोक्ता है संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पर हमें इंडिफरेंस कर्व की हेल्प लेना है। इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन निकालना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है। इसलिए हम इसमें दो वस्तुओं का ही हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, दो वस्तु का ही हम लोग हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तभी हो सकता है जब जब वो अपनी सीमित आय, लिमिटेड इनकम से दो वस्तुओं की खरीदारी इस तरीके से करता है कि दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, उससे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तब हम कहेंगे कि उपभोक्ता जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और जब कोई उपभोक्ता इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है तब वो अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को छोड़ना पसंद नहीं करता है। ठीक है, यानी सारांश में कहें कि कोई भी उपभोक्ता अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करता है दो वस्तुओं पर, वस्तु एक्स पर और वस्तु वाई पर, कि दोनों वस्तुओं द्वारा मिलने वाली जो उपयोगिता है उससे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। तब हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। यही इस चैप्टर की मीनिंग हुई। ठीक है, अब हम आते हैं इस टॉपिक के सेकंड डायमेंशन पे। सेकंड डायमेंशन में हम लोगों को एजम्पशन पढ़ना है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब होता है मान्यता। मान्यता का मतलब क्या होता है कि ये सारे टर्म कंडीशन, ये सारे टर्म कंडीशन फुलफिल होंगे तभी ये रूल अप्लाई हो पाएगा, ये नियम जो है एप्लीकेबल होगा। और अगर ये टर्म कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो ये नियम हमारा फ्लॉप कर जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इनकम फिक्स होना चाहिए। इस ये रूल जो है तभी ये फॉलो होगा जब इनकम जो है, उपभोक्ता का जो इनकम है वो फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर उपभोक्ता के इनकम में बढ़ोतरी होगी या उपभोक्ता का इनकम घटेगा तो इनकम बढ़ने के साथ वो अपना पैसा उन वस्तुओं की खरीदारी पे ज़्यादा करने लगेगा। जो दो वस्तु खरीद रहा है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, उस पे ज़्यादा पैसा खर्च करने लगेगा। ठीक है, अगर वस्तु अगर उपभोक्ता की इनकम घट जाती है तो पहले की तुलना में उपभोक्ता उन वस्तुओं की कम खरीदारी करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी उपभोक्ता का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए इस रूल में माना गया है, पहले से ऐसा एज्यूम कर लिया गया है, कल्पना कर लिया गया है कि उपभोक्ता की इनकम फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, कंजम्पशन गुड एक्स और वाई। यानी कि इस रूल को, ये रूल तभी फॉलो हो सकता है जब दो तरीके का वस्तु हो, वस्तु एक्स हो और वस्तु वाई हो, मात्र दो ही तरीके का वस्तु हो, तब ये रूल फॉलो करेगा।
थर्ड नंबर में क्या है कि वस्तु एक्स का प्राइस पी और वस्तु वाई का प्राइस वाई कांस्टेंट हो, यानी वस्तु एक्स की जो कीमत है, वस्तु एक्स की जो कीमत है जिसको हम लोग पी एक्स से इंडिकेट करते हैं। पी एक्स का मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्स। और वस्तु वाई की जो कीमत है, इस वस्तु वाई की कीमत को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वस्तु वाई कीमत को हम लोग लिख सकते हैं पी वाई से। ये दोनों हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मान नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट है कि वस्तु कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और डिविजिबल होना चाहिए, यानी वस्तुओं में समरूपता हो। समरूपता किस सेंस में कि अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स है, गुड्स एक्स है, तो एक्स की जितनी भी इकाइयाँ हो, जितनी भी यूनिट हो, सब समान हो। अगर गुड्स वाई हो तो गुड्स वाई का जितना भी यूनिट हो, यानी इकाई हो, यानी मात्रा हो, वो सब बराबर होना चाहिए। तब हम ये रूल हमारा फॉलो करेगा। यानी गुड्स होमोजीनियस भी होना चाहिए, डिविजिबल भी होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब है कि उस वस्तु के यूनिट को हम तोड़ सकते हैं। यानी कोई वस्तु एक्स है, इस वस्तु एक्स की हमें जितनी मात्रा की ज़रूरत हो उतनी मात्रा को हम ले सकते हैं, यानी वो वस्तु क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। और इंटरेस्ट और हैबिट जो है, उपभोक्ता का इंटरेस्ट यानी रुचि और आदत है, उपभोक्ता का जो रुचि है और आदत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो ये उपभोक्ता का संतुलन बिगड़ जाएगा। मान लीजिए कि अभी हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो हमारा इंटरेस्ट जो है किस किसी दूसरी वस्तु की तरफ ज़्यादा होने लगा, तब कहेंगे कि हमारा जो रूल है ये फॉलो फिर नहीं करेगा। और नेक्स्ट है कि कंज्यूमर जो होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब होता है बुद्धिजीवी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल पर्सन होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर जो है पागल हो, वो नासमझ हो। ठीक है। अगर इतने सारे टर्म कंडीशन अगर फुलफिल होता है, तब हम कहेंगे कि ये रूल जो है फॉलो करेगा, रूल अप्लाई होगा। तो एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से पॉइंट बना करके लिखना है। मैं लॉन्ग आंसर में इसके सारे एक्सप्लेनेशन में करके मैं दे दूंगा। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको लिखनी है कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में आएगा, इसका कुछ कंडीशन होता है, कुछ शर्त होती है। ये कंडीशन क्या होती है, तो फर्स्ट कंडीशन होता है कि प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, यानी जो प्राइस लाइन होता है वो उदासीनता वक्र के टेंजेंट लाइन बनाता हो, स्पर्श रेखा बनाता हो। इसका मतलब को भी मैं समझाऊंगा जब मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा तो। और सेकंड पॉइंट में है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस दोनों पॉइंट के मतलब को अभी हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट का मतलब इसी ग्राफ से निकलता है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मान लिया जाए कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वस्तु एक्स है और इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर वस्तु वाई है। इस ग्राफ में ये जो पॉइंट आर है और यहाँ पर जो पॉइंट एस है, ये जो आर एस जो लाइन मिल रहा है इसे हम लोग कहते हैं कीमत रेखा, जिसे हम बजट रेखा कहते हैं। ये आर एस क्या हो गया, बजट रेखा है। यहाँ पर है IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1, यहाँ पर हो गया इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4। ठीक है। जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में ऊंचे मान की तरफ जाते हैं, यानी
इंडिफरेंस कर्व 1 से इंडिफरेंस कर्व 4 की तरफ हम जब जाते हैं तो उपभोक्ता का जो संतुष्टि का जो स्तर है, संतुष्टि का स्तर मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। यानी IC1 से, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही है ना। अगर हम इंडिफरेंस कर्व 1 से 2 पर जाएंगे, ठीक है, 2 से 3 पे जाएंगे और 3 से अगर हम 4 पे जाएंगे तो उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर जो है बढ़ता जाता है। आप लोगों को मैं बताया था कि कीमत रेखा का मतलब क्या होता है। इस कीमत रेखा RS क्या है, कीमत रेखा है, और यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर R पॉइंट है, यहाँ पर S पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों को मैं जब कीमत रेखा में पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया था कि RO कैसे निकालते हैं। RO का मतलब क्या हो गया, एक जरा सा मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। RO का मतलब होता है, RO अगर आप लोगों को निकालना है इस पॉइंट को, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे कर ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे R है और यहाँ पे O है। अगर आपको RO निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, उपभोक्ता का जितना इनकम है उस इनकम में से वस्तु Y के प्राइस को डिवाइड जब करेंगे ना तो RO निकल जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। मान लीजिए कि उपभोक्ता का इनकम कुछ भी हो, अगर उस उपभोक्ता के इनकम में से उस वस्तु के प्राइस को जब भागा देंगे तो ये हमारा RO निकल जाता है, ठीक है। अगर हमें OS निकालना है, ये O है, S है, अगर हमें OS निकालना हो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, उपभोक्ता का इनकम जितना है उस इनकम को हम लोग PX से जब डिवाइड करेंगे, PX का मतलब क्या हो गया, वस्तु X का प्राइस से हम डिवाइड करेंगे तो OS निकल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आप OS को निकाल लेते हैं, इस चीज़ को निकाल लेते हैं, जब आप RO को निकाल लेते हैं तो यही तो हमारा कीमत रेखा हो जाता है ना, यही लाइन जो है कीमत रेखा हो जाता है। यानी उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता RS से बाहर कोई भी वस्तु की खरीदारी नहीं कर सकता है। ये जो RS लाइन है ना, इस RS लाइन से बाहर खरीदारी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता के पास कैपेसिटी ही इतना ही है कि वस्तु X की इतनी मात्रा को खरीद सके और वस्तु Y की इतनी मात्रा को खरीद सके। चूँकि उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वो RS से हम लोग निकाल लेते हैं, यही हमारा RS है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अब देखिए, उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता का जो प्राइस लाइन है वो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, देखिए H पर भी टच कर गया, T पर भी टच कर गया, E पर भी टच कर गया, Q पर भी टच कर गया और यहाँ पर P पर भी टच कर गया। लेकिन उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व 1 की वस्तु को परचेज नहीं करेगा, यानी H पॉइंट को परचेज नहीं करेगा, P पॉइंट पर परचेज नहीं करेगा, Q पॉइंट को परचेज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता उससे ज़्यादा ऊंचे पॉइंट पर सेटिस्फाइड हो रहा है। चूँकि देखिए यहाँ पर मेरी बात को 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर H पॉइंट, T पॉइंट, H पॉइंट कहाँ पर है, आप यहाँ पर ध्यान दें, H पॉइंट कहाँ पर है, इंडिफरेंस कर्व IC1 पर है, चलिए ठीक है। T पॉइंट कहाँ पर है, इंडिफरेंस कर्व 2 पर है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। E जो पॉइंट है, E पॉइंट कहाँ पर है, E पॉइंट की अगर बात करेंगे तो E पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व 3 पर है। और Q की अगर आप बात करेंगे, ये Q किस पर है, ये Q इंडिफरेंस कर्व 2 पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर है। और P जो पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व 1 पर है।
तो आपको ये पता होगा कि उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फाइड तब होता है जब वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे हो। अब आप बताइए कि इसमें सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व कौन है, IC1 है कि IC2 है कि IC3 है। IC3 सबसे ऊंचा है ना, IC1 तो नीचे है, IC2 भी नीचे है। यानी उपभोक्ता सबसे ऊंचे पॉइंट इन डिफरेंस कर्व IC3 के पॉइंट ई पर ज़्यादा सेटिस्फाइड है। IC3 के ई पॉइंट पर उपभोक्ता सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड है और इस ई पॉइंट पर उपभोक्ता वाई वस्तु की Y1 मात्रा और X वस्तु की X1 मात्रा को यूज करके, वाई वस्तु की Y1 मात्रा और X वस्तु की X1 मात्रा को यूज करके बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर है। इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में करके आप लोगों को दे दूंगा मैं PDF को। यानी एट ई पॉइंट पे स्लोप ऑफ प्राइस लाइन बराबर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X4Y बराबर -PX बटा PY। अगर ई पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर ई पॉइंट पर अगर ये टर्म कंडीशन अगर आ गया, ये वाला कंडीशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X4Y बराबर -PX बटा PY अगर आ गया तो समझ जाइए कि उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में आ गया। अब आप इतनी बातों को सुने और जब आप PDF को 2-3 बार पढ़िएगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो अभी ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी आता है जब उसका जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पर IC2 ग्राफ है, ये IC2 कर्व है और यहाँ पर ये IC1 कर्व है। ठीक है, फिर से देखिए, ये हमारा IC1 कर्व है। IC1 कर्व कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। मान लीजिए कि इसी तरीके से कर्व बना IC1, और ये हमारा IC2 कर्व है और ये कर्व कैसे बना, इस तरीके से बना। ये IC2 कर्व जो है RS जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन या बजट लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, इस प्राइस लाइन को A पॉइंट पे टच करता है और इसे B पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। यानी इंडिफरेंस कर्व A पॉइंट पे टच कर रहा है और ये इंडिफरेंस कर्व A जो है B पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिफरेंस कर्व, इस इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला कर्व पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है जो मैं सेकेंड पॉइंट बताया हूँ कि उपभोक्ता का जो ग्राफ होना चाहिए ना, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और ये जो है, आप ऐसे लिखिए इसको, ये क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं उनतोदर। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, उन्नोतोदर। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी उपभोक्ता संतुलन तभी में होगा, उस पॉइंट पर संतुलन स्थिति में आएगा जिस पॉइंट पर उपभोक्ता जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। यानी A पॉइंट पर उपभोक्ता कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, लेकिन B पॉइंट पे कॉन्केव ऑफ द ओरिजिन है। यहाँ पर उपभोक्ता क्या है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर उपभोक्ता जो है कॉन्वेक्स नहीं है, यहाँ पे कॉन्केव है। देखिए ये कॉन्केव बना रहा है, ये वाला जो है कॉन्केव है। तो B पॉइंट पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्केव टू दी ओरिजिन बन रहा है। कॉन्केव टू दी ओरिजिन का मतलब होता है अवनोतोदर। उसका मतलब क्या होता है, अवनोतोदर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं हल्का आप लोगों को डीप नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा डीप नॉलेज रखना जरूरी है।
आप इतना भी लिख देंगे तो एग्जामिनेशन में काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस पॉइंट पर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप लोगों को जब मैं इंडिफरेंस कर पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि मान लिया जाए कि अगर कौन कभी भी इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व मान लीजिए कि ये है। इंडिफरेंस कर्व ये वाला जो है, इसकी स्थिति इसी के टाइप की है, जो कि नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आप जब लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ के बीच जो दूरी है, बी से सी के बीच की दूरी और सी से डी के बीच की दूरी, ये दूरी जो है ए, यहाँ पर देखिए ये दूरी ए से बी के बीच, बी से सी के बीच, सी से डी के बीच इक्वल बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो दूरी है ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर सी पॉइंट हो गया, यहाँ पर डी पॉइंट हो गया। और इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कर लें तो यहाँ से यहाँ के बीच ए बी बी सी, ठीक है, ये दूरी हमेशा इक्वल बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो लेंथ है ना, ये वाई एक्सिस वाला जो लेंथ है, ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है, ये वाला खड़ा वाला लंबाई, ये हमेशा बढ़ रहा है, और इधर वाला भी बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस वाला भी बढ़ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों का तो वैल्यू नहीं बढ़ सकता है ना, कि इधर से एक्स एक्सिस भी बढ़ रहा है, उधर से वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है। इसलिए ये वाला फॉलो नहीं करता है, ये वाला ग्राफ फॉलो कर जाएगा। क्योंकि घटती सीमांत दर होनी चाहिए, यानी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटनी चाहिए, जो कि इसमें ये आ जाता है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है ये टर्म कंडीशन आ जाता है। ठीक है, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है, लेकिन ये वाले कंडीशन में नहीं आ पाता है। ठीक है, इसलिए ये रूल फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला फॉलो कर जाएगा। इसी तरीके से आपको दिखा देना है। हालांकि जो मैं रिटेन में लिख करके दूंगा वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी केवल ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग कोई इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू दी ओरिजिन बनाते हैं तो ये अप्लाई नहीं हो सकता है। इसे मैं इंडिफरेंस कर्व वाले सेक्शन में भी बता दिया था कि क्यों नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आप लोग। ठीक है, और आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, आप अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। नहीं तो मैं थोड़ा सा और दूसरे एंगल से भी मैं प्रयास करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।